हाय फ्रेंड्स, मैं सुशील कुमार नेट एजुकेशन के इस चैनल पे पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज मैं यूजीसी नेट पेपर 2 के यूनिट 3 को लेकर पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। यूनिट 3 में मुख्य रूप से हमें वृद्धि तथा विकास, शिक्षार्थी तथा अधिगम प्रक्रिया, बुद्धि के प्रति उपागम, अधिगम, ज्ञानार्जन एवं मार्गदर्शन तथा परामर्श के बारे में मुख्य रूप से पढ़ना है। तो इससे संबंधित तो हम पढ़ चुके हैं और इससे संबंधित वीडियो भी है जिसे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहे हैं और प्लेलिस्ट के थ्रू भी आप इसे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर हमारे चैनल के। और मुख्य रूप से उससे संबंधित जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन की बात की थी हमने, तो वो प्रीवियस क्वेश्चन को लेकर मैं पुनः उपस्थित हुआ हूँ। प्रीवियस क्वेश्चन के अंतर्गत 2018 की जुलाई का क्वेश्चन है हमारे पास, जिससे संबंधित हम आपको दे रहे हैं। ये जुलाई 2018 क्वेश्चन है, इसे आप देख सकते हैं। इस वीडियो सामने जो आपको दिख रहा है वो सामने में J00918 अर्थात ये जुलाई 2018 का यह क्वेश्चन नंबर 9 अर्थात एजुकेशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ आप देखिए, इससे रिलेटेड जो प्रश्न है वो फर्स्ट प्रश्न हम यहाँ पे दे रहे हैं, जो 19 नंबर प्रश्न है। यहाँ आप इसे देख सकते हैं कि नीचे 5 प्रकार के अधिगम प्रकर्ताओं की सूची दी हुई है जिन्हें रॉबर्ट एम गेने के अधिक्रम में बताया गया है। तो इनके अनुसार सही क्रम को हमको चुनना है। सही क्रम क्या है? तो सही क्रम के अनुसार हम अधिगम प्रकर्ताओं, जो भी अधिगम देने वाले प्रकर्ताओं हैं, उनके अनुसार यह फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा, जो 1, 5, 2, 4 और 3 के रूप में, यही हमारा राइट आंसर होगा। तो अधिगम प्रकर्ताओं की सूची को आप गौर से देखिए। फर्स्ट जो है जैसे संकेतन अधिगम, अर्थात अधिगम जो है वो संकेत के रूप में। दूसरा है हमारा उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, अर्थात जब भी उद्दीपक अनुक्रिया, जो आप समझते हैं कि किसी भी क्रिया के अनुरूप जो हम काम करने लगते हैं, तो वो हमारा उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम कहलाती है। तो ये दूसरा, 5वां के रूप में। और तीसरा सीरीज है हमारा जो 2 नंबर श्रृंखला अधिगम के रूप में, उसे एक निश्चित श्रृंखला में इसे हमको बांट के देखना है। और चौथा है हमारा 4 ही है, जो संप्रत्यय अधिगम के रूप में है। और 5वां जो है वो हमारा नियम अधिगम के रूप में है। इस तरह से हम अधिगम प्रकर्ताओं की सूची को रॉबर्ट एम गेने के अधिक्रम में हम प्रदत्त के रूप में इस कूट को सही रूप से एडजस्ट करते हुए हम ऑप्शन नंबर 1 को टिक कर रहे हैं। यही हमारा राइट आंसर होगा, जिसमें फर्स्ट हम संकेतन को देखेंगे, दूसरा हम उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम को देखेंगे, पुनः हम श्रृंखला को देखेंगे और फिर संप्रत्यय को देखेंगे और लास्टली हम नियम अधिगम को देखेंगे। इसके बारे में जो डिटेल्स है वो हमारे पूर्व के वीडियो के पीडीएफ में भी आप देख सकते हैं, या पूर्व के वीडियो में भी इससे संबंधित हमने बातें की है, तो वहाँ जाकर आप इसे देख सकते हैं, तो फिर आपका यह स्पष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बिंदु पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे इस यूनिट का, क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 3rd, जो टॉलमैन की संशोधित अधिगम प्रणाली में अधिगम की बुनियादी प्रकारताओं में से किसे शामिल किया गया है। इसके लिए हमने आंसर, यहाँ जो आंसर है वो आंसर होगा आपका अव्यक्त अधिगम, अर्थात जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता है, उस अधिगम को टॉलमैन की संशोधित अधिगम प्रणाली में बुनियादी प्रक्रियाओं के रूप में शामिल किया गया है। वो है अव्यक्त अधिगम, अर्थात अधिगम की वह प्रक्रिया जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो आंसर नंबर 1 होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि प्रेरकों की प्रकार या स्वायत्तता की अवधारणा किसने विकसित की थी। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ऑलपोर्ट ने विकसित की थी। प्रेरकों की प्रकार या स्वायत्तता की अवधारणा ऑलपोर्ट ने विकसित की थी, आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है हमारा 3rd यूनिट को लेके ही कि स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंध में, यहाँ आप ध्यान से देख सकते हैं, स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंध में व्यवहार रचना हेतु निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रयुक्त होता है। व्यवहार रचना के लिए कौन सा सिद्धांत प्रयुक्त होता है, इसके लिए आप देखिए, यहाँ आपको ऑप्शन नंबर 4 जो पुरस्कार और दंड का सिद्धांत है, ये सबसे बड़ा सिद्धांत होगा, जो व्यवहार रचना में ज्यादा क्रियाशील होता है और ज्यादा उपयोगी होता है। स्किनर के अकॉर्डिंग पुरस्कार और दंड का सिद्धांत जो है वो व्यवहार रचना में बहुत ही उपयोगी होता है। इसे हमने पीडीएफ में भी लिखा था, आप इसके लिए पूर्व के वीडियो के पीडीएफ भी देख सकते हैं। और ये स्पष्ट रूप से आपको याद रखना होगा, समझना होगा कि पुरस्कार और दंड के स्वरूप का या सिद्धांत का विकास स्किनर ने किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि समंजय एवं रक्षा युक्ति, ये जो 10 रक्षा युक्ति का सिद्धांत था, आपने इसे पढ़ा होगा पूर्व के वीडियो में। तो ये रक्षा युक्ति का जो सिद्धांत था, उन कथनों की पहचान
करना है हमको, कि रक्षा युक्ति की भूमिका पर हमको प्रकाश डालना है, तो किस तरह से, किस रूप में, तो इसे हम ऑप्शन नंबर 3 में आप देख सकते हैं कि सबसे फर्स्ट हम 1 को देखेंगे। वो 1 है हमारा समस्या के समाधान के लिए समय देना, अन्यथा वे आक्रांत ले लेंगे। अर्थात सबसे पहले समस्या के समाधान के लिए हमें समय देना है। ऑप्शन नंबर 3 को देखिए, यहाँ जो है आपको कूट के 3 में, या यहाँ आपको देखना है इस 3 की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा बिंदु है, हमें देखना है कि समस्या को दरकिनार करना, समस्याओं को दरकिनार करना, ये करने का काम हमें नहीं करना है, समस्याओं को दरकिनार करने का काम हमें नहीं करना है। चौथा है कि जीवन की परिस्थितियों में शुक्रता को बढ़ावा देने हेतु अचेत रूप में उपयोग करना। और चौथा है हमारा कि सत्यभाषी व्याख्याएं प्रस्तुत करना। तो इस तरह से हम रक्षा युक्ति के सिद्धांत को अगर देखते हैं तो ये रक्षा युक्ति का सिद्धांत 10 था, जिसे हमने पीडीएफ में लिखा है, आप फिर से उसे देख सकते हैं। उस रक्षा युक्ति के सिद्धांत को ही यहाँ समायोजित किया गया है। इस तरह से हमारा आंसर जो है वो आंसर समस्याओं के समाधान के लिए समय देना, अन्यथा आक्रांत कर लेगी, यह देखना है। फिर समस्याओं को दरकिनार करने की बातों को देखना है कि नहीं करने देना है। और उसके बाद है हमारा कि जीवन की परिस्थितियों में शुक्रता को बढ़ावा देने की अचेत रूप में उपयोगिता लाना है। और लास्ट है हमारा कि सत्यभाषी व्याख्याएं प्रस्तुत करना है। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को इस रूप में डील करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारे यूनिट 3 से रिलेटेड जो और भी क्वेश्चन है, यहाँ आप देख सकते हैं। यह समुच्च 1, 2 के रूप में दिया हुआ है। समुच्च 1 और समुच्च 2 में से आपको मिलान करना है, कोष के नाम के अनुसार उसको मिलान करना है। यह मिलान के रूप में आप यहाँ पे आंसर के रूप में देख सकते हैं। हमारा आंसर नंबर 2 हो रहा है, अर्थात A का 2, अर्थात विज्ञान कोष जो है, इस विज्ञान कोष का, विज्ञानम कोष का सही आंसर जो होगा वो सूक्ष्म एवं स्थूल शरीर की 2 नंबर में सूक्ष्म एवं स्थूल शरीर की मध्य की स्थिति प्लस जल के रूप में होगी। और मनोमय कोष जो है हमारा, मनोमय कोष का सही मिलान जो होगा वो स्थूल शरीर प्लस पृथ्वी होगा। और थर्ड जो है हमारा C, प्राणमय कोष, उसका जो है हम कारण शरीर व वायु अर्थात 4th लेंगे। और लास्ट जो है हमारा D, अन्नमय कोष को हम सूक्ष्म शरीर प्लस अग्नि के रूप में लेंगे। ये आपको समझना होगा, याद रखना होगा। और ये आप पीडीएफ के रूप में यूनिट 3 में विशेष रूप से इसे समझाया गया, वहां से आप देख सकते हैं। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा हल के प्रबलन सिद्धांत की बात करते हैं हम। हल के प्रबलन सिद्धांत के अनुसार मध्यवर्ती चर के रूप में किसे रखा गया है, तो प्रतिक्रिया की अव्यक्तता को मध्यवर्ती चर के रूप में रखा गया है। हल के प्रबलन सिद्धांत में यह स्पष्ट होता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम यूनिट 3 के जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे उसे हमने दिखा दिया है। यूनिट 3 के और भी 2 इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। एक है कि क्लासिकल अनुबंधन प्रतिमान के प्रतिपादन हेतु निम्न में से किसे निराश्रित चर के रूप में प्रयुक्त किया गया है। तो यह निराश्रित चर के रूप में उद्दीपक, अनुबंधित उद्दीपक एवं युग्म की संख्याओं को रखा जाता है। यह अनुबंधन प्रतिमान के प्रतिपादन हेतु निराश्रित चर के रूप में माना जाता है, अनुबंधित, अनुबांधित एवं युग्मन की संख्या। और लास्ट क्वेश्चन है हमारे यूनिट 3 का, ये लगभग 10वां क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित अधिगम के किस नियम को संशोधित करना पड़ा है, तो वो है अभ्यास के नियम। अर्थात थॉर्नडाइक के प्रतिपादित अभ्यास के नियम को अधिगम के नियम के अनुसार संशोधित करना पड़ा है। यह हमें विशेष रूप से याद रखना होगा, अभ्यास का नियम। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम यूनिट 3 के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसे हमने आपको दिखाया है। और भी कुछ क्वेश्चन है जिसे हम देख ही लेते हैं। ये क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं। बुद्धि और प्रज्ञा के किस प्रकार के मापन हेतु इष्टतम आयु स्तर का संगत मान दिया जाता है। तो इसके लिए संज्ञानात्मक प्रज्ञा का होना अति आवश्यक है। अर्थात संज्ञानात्मक प्रज्ञा के आधार पर हम ये बुद्धि के मापन हेतु इष्टतम आयु स्तर संगत को माप सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि बुद्धि में समूह की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है, तो थर्स्टन ने। इसे आप याद रखिएगा, बुद्धि में जो समूह कारक का सिद्धांत है वो थर्स्टन का है, इसे आप याद रखिएगा, समूह कारक का सिद्धांत। बट समूह कारक के सिद्धांत को लेके हमने एक पीडीएफ दिया था, उसमें आप देख सकते हैं इसको। समूह कारक के सिद्धांत जो है वो थर्स्टन को अभी हमने यहाँ कहा है।
और समूह कारक के सिद्धांत जो है वो थर्स्टन ने 1938 में दिया था और इसे 7 फैक्टर का सिद्धांत भी कहा जाता है। यह भी तत्व का, लेकिन अगर समूह तत्व के विश्लेषण का सिद्धांत देता है। यहाँ आप देख सकते हैं एक पीडीएफ के रूप में हमने यहाँ दिया था कि समूह तत्व के, यहाँ पे आप देख सकते हैं समूह तत्व के विश्लेषण का सिद्धांत अगर पूछता है, समूह तत्व के विश्लेषण का सिद्धांत, तो बर्ट ने दिया था ये 1950 में। तो आप इसे देख सकते हैं। इस पीडीएफ को भी हम दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग भी आप अपना जवाब ढूंढ सकते हैं। तो ये सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ से आप देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।